आप कुछ भी करिए लेकिन गांधी जी को देवता मत बना दीजिएगा, यह तो हम भारत में ही खूब कर चुके हैं। गांधी को देवता ना बना देने की यह करुण पुकार किसकी थी? ये थी जवाहरलाल नेहरू की। 17 बरस तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, आज़ादी के आंदोलन में 9 बार जेल गए। आज हम उन्हीं जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, उनके जीवन के पहलुओं की टोह लेंगे। कैसे? उनके लिखे और उन पर लिखे गए लेखों से। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें। इस कड़ी में आज की किताब है कौन है भारत माता, जिसे लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। कौन है भारत माता किताब में जवाहरलाल नेहरू के लेखों और उनके बारे में लेखों का एक चयन है। इसे हिंदी में अनुदित किया है पूजा श्रीवास्तव ने। इसी किताब में, जैसा हमने पहले आपको बताया कि नेहरू पर कई हस्तियों ने जो लेख लिखे, उसका भी एक कलेक्शन है। भगत सिंह, जब उन्हें फांसी दी गई, सिर्फ 23 साल के थे। उन्हें एक गंभीर राजनीतिक चिंतक भी माना जाता है। जुलाई 1928 में छपे एक लेख में भगत लिखते हैं, जहां तक विचारों की बात है, इस समय पंजाबी नौजवानों को नेहरू के साथ लगना चाहिए ताकि वे इंकलाब के असली अर्थ, हिंदुस्तान में इंकलाब की ज़रूरत और दुनिया में इंकलाब की ज़रूरत क्या है, इन सब के बारे में जान सकें। सुभाष चंद्र बोस आज शायद दिल को खुराक देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे रहे हैं। इस समय पंजाब को मानसिक खुराक की सख्त ज़रूरत है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके अंधे पैरोकार बन जाना चाहिए। भगत सिंह का ये लेख भी उनके जीवन की ही छाप देता है कि तार्किक रहिए। अब कुछ मुलाकातों में आपको लेकर चलती हूँ। आप कुछ भी करिए लेकिन गांधी जी को देवता मत बना दीजिएगा, यह तो हम भारत में ही खूब कर चुके हैं। ये पंडित नेहरू के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने रिचर्ड एटनबरो से कहे। अब ये भले मानुष कौन थे? ये थे ऑस्कर जीतने वाली फिल्म गांधी के डायरेक्टर। किताब में दर्ज रिचर्ड के लेख में उन्होंने नेहरू से हुई मुलाकातों का जिक्र किया है जो फिल्म बनने से पहले हुई थी। पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड लिखते हैं, मैं सुबह के 1:30 बजे उन्हें अपने हाथों में उठाकर लाया था। दरअसल वे एक नीलामी कार्यक्रम में गए थे जहां सभी को या तो कोई कलाकृति दान करनी थी या उसे खरीदना था, इसलिए उन्होंने भी कांसे की एक प्रतिमा ली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। रिचर्ड के अनुसार ये 1962 की बात है, पर अभी तो मूवी बननी है। अगले बरस यानी 1963 की मई में रिचर्ड नेहरू से मिले। आधे घंटे का समय नियत था, पर वे गांधी की बातों में ऐसे खोए गोया घड़ी से वक्त निकल गिर पड़ा था। फिल्म को लेकर नेहरू ने अपने रिजर्वेशन भी रिचर्ड को बताया कि बहुत सारे नामों को सतही तौर पर केवल नाम लेने के उद्देश्य से फिल्म में भर लिया जाए। वे इसके खिलाफ हैं। वे चाहते थे कि मुख्य किरदारों की संख्या कम से कम रहे और उन्हीं के आश्रय अन्य व्यक्तियों को भी सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब नेहरू रिचर्ड एटनबरो को दरवाजे तक छोड़ने आए तो उन्होंने वही कहा जहां से आप इस किस्से में दाखिल हुए कि आप कुछ भी करिए लेकिन गांधी जी को देवता मत बना दीजिएगा, यह तो हम भारत में ही खूब कर चुके हैं। नेहरू ने रिचर्ड से एक वायदा और लिया, मेरी बेटी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, आप फिर मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। रिचर्ड मिलने पहुंचे भी, लेकिन तब तक नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। हाँ, बिटिया ने बाप की बात का मान रखा था। 17 साल तक इंदिरा ने इस फिल्म के बनने की प्रक्रिया में सहयोग किया। रिचर्ड लिख गए हैं, ये इंदिरा जी का सहयोग, उनकी पैरोकारी, उनकी अपनी रुचि और उदार व्यवहार था कि गांधी फिल्म बन सकी। फिल्म से लौटकर हकीकत पर वापस आते हैं। फ्लैग स्टॉक हाउस, जिसे अब 3 मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है और जो अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के रूप में तब्दील हो चुका है। आयताकार मेज़ों पर एक लंच हो रहा है। मेज़बान है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मेहमान है सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू। कुआन 1962 के इस लंच के बारे में बताते हैं कि जिन बर्तनों में खाना परोसा जा रहा था वे चांदी के थे, जिनकी किनारियां उठी हुई थीं। इस थाली में से वे अपनी उंगलियों से चावल और कुछ बेहद स्वादिष्ट उत्तर भारत की तरकारियां उठा कर खा रहे थे। कुआन लिखते हैं, ये मेरे और मेरी पत्नी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हमने सालों से इस तरह का भोजन नहीं किया था, यहाँ तक कि बचपन में भी नहीं। जब कुआन कुछ असहज हुए तो नेहरू ने आम के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने सिंगापुर में खाए गए आमों की भी चर्चा की, जहाँ वो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद आए थे। बाद में युद्ध भी आना था। लंदन टॉप के दर्शक जानते हैं कि अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके मद्देनज़र जब सिंगापुर सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया तो उसमें चीन की आक्रामकता की आलोचना नहीं की गई थी।
नेहरू ने 1964 की नई दिल्ली में हुई अगली मुलाकात में क्वान के सामने उल्हाने उलीच दिए। क्वान ने अपने तर्क दिए कि सिंगापुर में नीति एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर प्रशासन चलाने की थी और सिंगापुर की 1/3 जनसंख्या चीनी थी, जिसने सिंगापुर को मुखर होने से रोक रखा था। क्वान ने अपने श्रद्धांजलि लेख में लिखा था, मुझे उम्मीद है मेरी सफाई से उनके मन में व्याप्त निराशा में जरूर कमी हुई होगी। नेहरू के बारे में धुर विरोधियों का लिखा बोला भी इस किताब में शामिल है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नेहरू के बारे में दिया गया एक भाषण है। उन्होंने ये भाषण 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद दिया था। अटल उस वक्त राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने कहा था, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे, यानी दो एकदम अलग अलग चीज़ों को साथ में लेकर चलने वाले। अटल के अनुसार पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। ये अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। अटल ने एक किस्सा और साझा किया। वे कहते हैं, मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया। जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, यानी एक तरफ चीन से और एक तरफ पाकिस्तान से। अटल बताते हैं कि नेहरू इस पर बिगड़ गए और कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वे बातचीत करने के खिलाफ थे। अब नेहरू के खुद के लिखे बोले पर लौटते हैं। 1933 के अपने एक लेख में नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे तबकों के ख्यालों के मेलजोल से ही भाईचारा पैदा हो सकता है। उनके अनुसार हिंदू, मुस्लिम या दूसरी एकता सिर्फ मंत्र की तरह जपते रहने से नहीं आएगी। नेहरू कहते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वह आएगी, लेकिन नीचे से आएगी, ऊपर से नहीं। नवंबर 1952 में वर्धा में हुए हरिजन सम्मेलन के उद्घाटन के भाषण पर नेहरू कहते हैं, केवल कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दे देने से उन करोड़ों भारतीयों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा जो बेरोजगार हैं। सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो सभी को रोजगार मुहैया करा सके। वे आगे कहते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हरिजनों पर सदियों से अत्याचार हुए हैं, जिन्हें जड़ से मिटाने के लिए केवल कानून का सहारा काफ़ी नहीं है। उनके अनुसार भाई भतीजावाद, पक्षपात या आरक्षण सरकारी कामों का स्तर गिरा देगा। दो खंडों की इस किताब की भूमिका लिखते हुए पुरुषोत्तम लिखते हैं, कौन है भारत माता? इस सवाल का जवाब देते हुए नेहरू जब कहते हैं कि सारे मुल्क में फैले करोड़ों हिंदुस्तानी भारत माता, दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। इन्हीं की जय है, भारत माता की जय। आज जब मुल्क अपनी आज़ादी के 75 साल मना चुका है तो ज़रूरी है कि हम इस नारे के साथ इसके गहरे अर्थ पर भी ध्यान दें। इस किताब के लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इससे पहले पद्मावत, एन एपिक लव स्टोरी, कबीर, साखी और सबद और अकथ कहानी प्रेम की जैसी किताबें लिखी हैं। किताबी बातों का एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।